तो इस प्रॉब्लम में हमें एक पिस्टन दिया है जो कि एडियाबैटिक पिस्टन है. सो इट डिवाइड्स दिस सिलेंडर इनटू टू पार्ट्स और जो सिलेंडर है वो भी एडियाबैटिक है. तो इनिशियली पिस्टन किसी एक जगह पे था एंड इट्स नॉट इन द सेंटर और दोनों तरफ प्रेशर सेम था, टेम्परेचर सेम था. ये गिवन है शुरू में. फिर हमने क्या किया, इस तरफ का टेम्परेचर बढ़ाया एक साइड का, तो पूछा है पिस्टन का क्या होगा. ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट. सो पिस्टन कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेसल विच कंटेन्स ए मोनोएटॉमिक गैस. Piston and inner surface of the cylinder are coated with a thin layer of perfectly heat insulating material. Initially, piston is in equilibrium and it divides the cylinder into two parts A and B, which are not necessarily equal. शुरू में equilibrium में मतलब दोनों तरफ temperature same है, pressure same है. Now, the piston is held in its initial position and gas in part A is supplied some amount of heat. तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इस साइड की गैस का, तो ये मॉलिक्यूल्स तेज चलना शुरू हो गए. देन द पिस्टन इज रिलीज्ड. सो व्हाट विल द पिस्टन डू इन सब्सिक्वेंट मोशन. इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक चीज़ आपको ज़रा समझनी पड़ेगी कि इस केस में तो चलो इंसुलेटेड है पिस्टन, लेकिन अगर कंडक्टिंग होता है तो होता क्या है. तो इसको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे ना तो पिस्टन में इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेट्स से आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं. तो अगर इस तरफ हीट ज़्यादा है, ठीक है, इस तरफ अगर हीट ज़्यादा है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स इससे टकराते हैं स्पीड से, तो ये वाइब्रेट करने लगता है, फिर इसके कारण ये वाइब्रेट करने लगता है, फिर ये और फाइनली जो इधर के कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं. ठीक है, मतलब वो थोड़ा स्पीड ज़्यादा पकड़ लेते हैं. तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है. अब यहाँ पे इन्होंने कोटिंग कर दी है तो ये मॉलिक्यूल तक ये हीट पहुंचेगी नहीं. अब लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको पूरे को एक ऐसे इकट्ठा जोड़ दो, ठीक है. अब क्योंकि है फ्रिक्शनलेस है ना, जो पिस्टन है इट कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन. तो अब आप ऐसे समझ लो कि यार ये पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वही होगा जो यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ हो रहा था. भाई पहले एक अंदर जब ये इधर से टकरा था तो ये वाला वाइब्रेट करता, फिर ये वाला वाइब्रेट करता, इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही थी हीट. अब यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, तो एक बड़ा पिस्टन है, बट चूंकि वो फ्रिक्शनलेस है तो ये वाइब्रेट तो कर सकता है फ्रिक्शन. तो सेम चीज़ होनी है यहाँ पे. तो यहाँ से जब हाई मतलब जो ज़्यादा वेलोसिटी वाला जब मॉलिक्यूल से टकराएगा तो ये पिस्टन वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके वो जो एनर्जी है वो इधर ट्रांसफ़र कर देगा. सो इवन दो द पिस्टन इज एडियाबैटिक, it still is transferring energy from one side to another by its mechanical motion. So this is the important thing in this problem. पढ़ेंगे भी ये सब. अच्छा, इसमें ना जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज नॉट जहाँ पे प्रेशर इक्वल होता है. सो दैट्स नॉट द ओनली कंडीशन. इक्विलिब्रियम पे एक थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए. तो पहले पढ़ते हैं हल्का सा. तो ये विकीपीडिया का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पेज है, तो वहाँ से ये लाइन्स आप पढ़ सकते हो. सो सेकेंड लॉ मे बी फॉर्मुलेटेड बाय द ऑब्जर्वेशन that entropy of isolated systems left to spontaneous evolution cannot decrease, as they always arrive at a state of thermodynamic equilibrium where the entropy is highest at the given internal energy. तो isolated system तो है यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर वाला जो है ये पूरा insulated है. इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोलोगे क्योंकि ये पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है. तो लेकिन इनकी जो कंबाइंड इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है. सो एट दिस गिवन इंटरनल एनर्जी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब इस सिस्टम की एंट्रोपी होगी मैक्सिमम. और एंट्रोपी कब मैक्सिमम होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे इसमें अगर छेद होता इस पिस्टन में ना, तो एंट्रोपी मैक्सिमम कब होती, जब ये सब आपस में घुल मिल जाते और सबकी वेलोसिटी फाइनली वापस सेम हो जाती, तभी होती मैक्सिमम एंट्रोपी. तो यहाँ भी यही होना है. सो दिस सिस्टम इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया एकदम, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सिस्टम एकदम आगे जाएगा. अच्छा, अब एक्चुअली जब ये आगे जाएगा तो आप सोच सकते हो कि यार एक पोजीशन तो ऐसी होगी इस पिस्टन की जब प्रेशर दोनों तरफ सेम हो जाएगा. भाई इधर अभी प्रेशर ज़्यादा है, इधर कम है, तो एक पोजीशन तो ऐसी होगी ना आगे जहाँ पे प्रेशर सेम हो जाएगा. भाई प्रेशर बराबर हो गया वहाँ, लेकिन टेम्परेचर बराबर नहीं हुआ है.
तो अभी एंट्रोपी मैक्सिमाइज नहीं हुई है. सो इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड इवन दो उस सिचुएशन पे प्रेशर बराबर है. हालांकि फ्रिक्शनलेस है तो और आगे जाएगा, फिर वापस पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा. एंड एवरी स्टेप इट टेक्स इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. और एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज ही हो रही है. ठीक है, सो इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो लेट्स रीड. So now our isolated system here will be at equilibrium when change in entropy is 0. So equal pressure is not the only condition. ये भी होना चाहिए. ठीक है. So piston will keep moving to and fro and later fluctuate through irreversible states until entropy of the system is maximum. तो शुरू में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ. ठीक है, तो ये आगे गया. तो जब ये आगे पीछे मैकेनिकल मोशन हो रहा है इसमें पिस्टन में, तो जो टेम्परेचर है वो इधर का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इधर का बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो इसीलिए एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. और आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स दैट्स द इरिवर्सिबल स्टेट्स. इट्स गोइंग थ्रू इरिवर्सिबल स्टेट्स. तो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा. तो अब जैसे जैसे एंट्रोपी मैक्सिमाइज होने लगेगी तो ये उसका मूवमेंट कम होता जाएगा. और ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है भाई, क्योंकि शुरू में क्या था, शुरू में भाई दोनों टेम्परेचर सेम थे, तब भी पिस्टन यहाँ पे था. फाइनली भी जब दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तब भी पिस्टन वहीं पे रहेगा ना. ये आप जगह नहीं मेरे पास डायग्राम बनाने की इसलिए, लेकिन आप इससे पहले वाला देखो ना जो गिवन कंडीशन है, जहाँ दोनों के टेम्परेचर सेम थे और वो इधर इक्विलिब्रियम पे था. ठीक है ना. तो इसका मतलब जब फाइनली अब गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो नहीं रहे, तो जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों तरफ, विच विल बी द केस ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी, तो वापस प्रेशर इक्वल कहाँ पे होंगे, इधर ही होंगे जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी. ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन पे ऐसे चलते चलते फिर बाद में ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट करेगा. शुरू में तो अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है, अच्छा खासा पीछे आ रहा है. बाद में लाइक आई सेड, इफ़ यू कंसिडर इट एज ए बिग मॉलिक्यूल, तो इधर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसको थोड़ा धक्का देगा, तो थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा. और इधर की हीट वो ऐसे वाइब्रेट करके आगे इधर ट्रांसफ़र करता जाएगा अनटिल हीट इतनी ट्रांसफ़र हो गई कि दोनों टेम्परेचर बराबर हो गए. अब टेम्परेचर दोनों तरफ बराबर हो गए, फिर फ्लक्चुएशन उसका रुक जाएगा एंड आवर थर्मो इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड. सो इट डज सो. तो ये भाई जो एंट्रोपी मैक्सिमम हुई है, so it happens by momentum transfer and thus equalizing internal energy of every molecule bit by bit both sides of the piston. तो equalizing internal energy का मतलब वही हुआ, जो टेम्परेचर है वो भी सेम हो गए. so eventual result will be same as if piston was conducting. ठीक है, तो यहाँ अगर पिस्टन आपका मूव नहीं कर रहा होता, फिक्स्ड होता, लेकिन कंडक्टिंग होता, तब भी यही कंडीशन आती. उस केस में छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक के बाद एक वाइब्रेट करके कंडक्शन करके टेम्परेचर इक्वल कर देते. यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ऐसे समझ लें आप. सो मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि ये टू एंड फ्रो चल रहा है और बाद में फ्लक्चुएट हो रहा है. सो दस इंटरनल एनर्जी इज इक्वलाइज्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एवरी मॉलिक्यूल. So eventual results will be same as if the piston was conducting. Temperature of gas everywhere will be equal and piston will settle at its original position. So our answer is it will stop exactly where it had started after several oscillations of decreasing amplitude. तो ये इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी एंट्रोपी की मदद से इसको सॉल्व किया है. नॉट जस्ट कि भाई मैकेनिकली यहाँ पे प्रेशर बराबर हो जाता है. तो हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आया हो कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, एडियाबैटिक तो है ही पिस्टन, तो यहाँ पे प्रेशर बराबर होगा, जहाँ प्रेशर बराबर होगा वहाँ के सेटल हो जाएगा. ऐसा नहीं है ना. तो सेटल ये वहीं होगा जहाँ पे इवेंचुअल उसका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बैठेगा, और वो वहीं बैठेगा जहाँ पे जब टेम्परेचर सेम हो जाएंगे. और टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो प्रेशर कहाँ पे इक्वल है, वहीं इक्वल है जहाँ ये पहले था. ठीक है.